हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, हम पहुंच गए हैं अपनी अगली क्लास में। और ये मेरे हाथ में है एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक। और खतरनाक जो है अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। अतिरिक्त अभ्यास, सरल रेखा में गति। अतिरिक्त अभ्यास सरल रेखा में गति यानी वह अभ्यास जिसको छोड़ दिया जाता है और जिसे छोड़ने के कारण प्रतियोगी परीक्षाएं छूट जाती हैं। ठीक, अतिरिक्त अभ्यास को छोड़कर लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, लाखों रुपए की फीस देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अतिरिक्त अभ्यास छोड़ दी। अगर अतिरिक्त अभ्यास कर ली होती तो शायद समझ में आ जाता प्रतियोगी परीक्षाओं का फंडा भी, है ना। तो अतिरिक्त अभ्यास को छोड़ना नहीं है, इसको करना है ना। चलिए, ताकि सरलता बनी रहे, सरलता से हमारा भौतिक विज्ञान पूरा हो जाए। अतिरिक्त अभ्यास में सवाल नंबर पहुंच गया है 23 नंबर का सवाल। ये रहा, देखिए क्या है, जरा पढ़ के बताइए। कोई 3 पहिए वाला स्कूटर, 3 पहिए वाला स्कूटर है, अपनी विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। विराम अवस्था से मतलब u बराबर 0। ये रहा, 10 सेकंड तक किसी सीधी सड़क पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलता है। त्वरण जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। समय अंतराल कितना है? समय अंतराल है 0 से t और ये है 10 सेकंड तक। ये देखो समय अंतराल ऐसे लिखते हैं। अतिरिक्त अभ्यास में आ गए हम लोग। इसके बाद एक समान वेग से चलता है। इसके बाद जो है t बराबर 10 सेकंड के बाद एक समान वेग से चलता है। ये प्रश्न है, अभी प्रश्न में उत्तर पूछेंगे। स्कूटर द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी को n के सापेक्ष आलेखित कीजिए। nवें सेकंड में। क्या आप आशा करते हैं कि त्वरित गति के दौरान यह ग्राफ कोई सरल रेखा या कोई परवलय होगा? वो तो समय की बात है। ठीक, क्या क्या होगा? ठीक, अब देखिए, पहला 0 t 10, यहाँ तक चलते हैं। n सेकंड के लिए हमें बनाना है, तो क्या करते हैं n सेकंड के लिए? पहले निकाल लेते हैं Sn कितना होगा, ut प्लस हाफ at²। यहाँ लिख देंगे t बराबर n। कुल n सेकंड में दूरी, nवें सेकंड में नहीं, कुल n सेकंड में दूरी। ठीक, तो क्या करेंगे, क्या बनेगी ये चीज़? Sn ये बनेगी un प्लस 1/2 an²। ठीक, अब t बराबर n-1 के लिए Sn-1 एक कम कर देंगे, un-1 प्लस 1/2 an-1 का वर्ग। ये कब है? 1 सेकंड कम कर दिया। देखो इसको समझ लेना। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी Sn है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी Sn-1 है। तो ये जो दूरी है ये है nवें सेकंड की दूरी। ये वाली जो है, बस ये वाली, ये डेल्टा s जो है ये nवें सेकंड का है। चलिए अब लिखते हैं डेल्टा एस एन, nवें सेकंड में है ना, nवें सेकंड में। ये आ गया, देखो घटा देते हैं इसमें से, इसे क्या घटेगा? देखो u जो है इसमें 0 है, लेकिन हम सूत्र बना देते हैं। क्या बचेगा? देखो un माइनस un, तो कितना बचेगा? u प्लस 1/2 a। ये सूत्र आता है 2n-1। हल कर लो, ये वर्ग वूर्ग खोल लो, कॉमन ले लो, हटा लो। ठीक, तो ये कितना आ गया? ये आ गया u 0 है तो 1/2 a 2n-1 ये आ गया। कब? जब
0 से 10 सेकंड तक है समय तब। ठीक, अब यहाँ पर ग्राफ कैसा है, nवें सेकंड में जो दूरी है अगर इसका ग्राफ बनाओ तो कैसा है, तो ये तो t देखो ये लगा हुआ है, n बढ़ता जाएगा तो ये चीज़ बनती जाएगी। इसे ग्राफ पे उतारना चाहते हो उतार लो, देखो आलेखित करना है तो ये लिख दिया आलेखित, ग्राफ पे उतारना है ग्राफ पे उतार दो। लेकिन ध्यान रहे यहाँ जो t का मान है 0 से 10 है, यानी यहाँ पर जो n का मान है वो क्या है, 0 से n कहाँ तक है, 10 तक है। जिस सेकंड में निकालनी हो निकाल लो। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10 सेकंड के बाद भी आपको बताना है। ठीक, 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद कैसे करेंगे, अगर समय 10 सेकंड से ज़्यादा है वो भी लिखना पड़ेगा। देखो यदि t अधिक है 10 सेकंड से, ठीक, ये भी बात माननी पड़ेगी। तो 10 सेकंड की दूरी, तो कुल दूरी कितनी बनेगी, s। ठीक, 10 सेकंड में कितनी बनेगी, हाफ at, a कितना है 1, और 10 सेकंड ये बन जाएगी। और इसके बाद आगे भी चल रहा है, कितनी चाल आ जाएगी इसमें, 10 सेकंड में कितनी चाल आ जाएगी। देखो ये सूत्र होता है v = u + at, ये रहा। तो 10 सेकंड में कितनी चाल आए, 0 + 1 कितना 1, ये 10 आ जाएगी ऐसे। तो यानी यहाँ लगा देंगे 10t। भाई इतना तो चल ही गया 10 सेकंड में, ut + हाफ at² से। और ये v वो हो गई 10 जो 10 सेकंड में बनी। आगे समय बढ़ रहा है तो इसमें क्या लगाओगे, t, इसमें t लगाओगे 10 सेकंड से अधिक। ये हो गया 10t, यहाँ n लगा दोगे। तो ये कुल दूरी n सेकंड में है, कुल n में क्या है, ये sn है ये। अगर यहाँ देखोगे nवें सेकंड में कितनी होगी, तो यहाँ पे nवें सेकंड में कितनी होगी, देखो अब n डेल्टा लगा दोगे। ठीक, ये तो घट जाएगी, ये तो नियत है ना, इसमें तो कुछ है नहीं, nवें सेकंड में ये थोड़ी है, ये तो चल गया। अब nवें सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे यहाँ क्या करोगे, 10 n-1, जैसे वहाँ किया था। n में से एक कम घटा दोगे, कम कर दोगे तो कितना आ रहा है, ये डेल्टा Sn बस 10 आएगा। यानी 10 सेकंड के बाद किसी भी एक सेकंड में 10 मीटर ही चलेगा। क्यों, क्योंकि जो चाल है वो नियत हो गई है। तो 10 सेकंड के बाद ये है, किसी भी एक सेकंड में, nवें सेकंड में, इसमें n आया ही नहीं है, और 10 सेकंड से पहले ये है। ठीक, अब ग्राफ बनाना चाहते हो, ग्राफ बना देता हूँ। देखो कितना बढ़िया सुंदर सा ग्राफ आएगा। देखो इसका यहाँ पर समय काट लो, ये कितना समय है, 10 सेकंड, ये 10 सेकंड है, और ये समय 10 सेकंड के बाद का है। इससे आगे कहाँ है समय, 10 सेकंड। देखो ग्राफ बनाना भी सीखेंगे ना, ये समय 10 सेकंड वाला है, ये समय हो गया इस अक्ष पे। और यहाँ कौन है, यहाँ 1 सेकंड वाली दूरी है, डेल्टा Sn है, ये 1 सेकंड वाली है ये। तो देखो यहाँ पे n का मान डालते जाएंगे, इसमें a का मान कितना है, 1 है, त्वरण तो 1 है। ठीक, तो n का मान डालते जाएंगे तो ये चीज़ कैसी बन रही है, थोड़ा सरल कर लें इसको। डेल्टा Sn, a का मान 1 डाल दिया तो 1 हो गया n - 1/2। ये है, ये रहे, देखो ये रहा, ये रहा। ठीक, ये चीज़ आ गई। तो पहले 1 सेकंड में, 1 से कम तो डालेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 से कम तो होता ही नहीं है सेकंड। तो पहले 1 सेकंड में कितना है, 1/2 है। ठीक, उसके बाद एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा बनती जाएगी ऐसे। ठीक, कहाँ तक बनेगी ये सरल रेखा, 10 तक बनेगी। 10 के बाद हर 1 सेकंड में कितनी दूरी है, 10, 1 सेकंड में 10, 1 सेकंड में 10, हर 1 सेकंड में 10 चलेगा। ठीक, डेल्टा Sn क्या है, जो का तो बना रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये देखो हर 1 सेकंड में 10 बनेगा, ये रहा ऐसे, ये बन गया लो ग्राफ। भाई ये तो नियत है डेल्टा Sn, इसमें तो कुछ चेंज हो नहीं रहा 10 सेकंड के बाद। पहले ये बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ना शुरू होगा, 1 सेकंड में, ये रहा देखो, ये 1 सेकंड वाला है, 1 सेकंड का समय है ये। यानी 1 सेकंड में मतलब यहाँ से लगाएंगे इसको, 1 सेकंड में जो है ये जो समय है इसको यहाँ मिलाएंगे।
यूँ मिला दो, ये 1 सेकंड का समय मान लेता हूँ, है ना, और ये 1/2 दूरी मान लेता हूँ, ये माना, ये मिला दिया, देखो ये रहा, ये रहा। ठीक, n का मान 0, n का मान 0 नहीं लगेगा, n का मान 0 लगेगा तो -1/2 बता देगा n का मान 0 नहीं लगाना। ठीक, 1 से शुरू करेंगे, ये आ गया, देखो ये है 1 सेकंड का समय। ठीक, यहाँ से शुरू हो गया और ये ग्राफ बन गया, लो जाए ग्राफ भी बना दिया, देखो तुमने। ठीक, ये t क्या है, n के मान है, यहाँ पे n का मान रखते गए, 1 2 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड, है ना, ऐसे चलता रहेगा, ये हो गया। तो अतिरिक्त अभ्यास का पहला सवाल तुम लोगों ने कर लिया। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रश्न नंबर 24, प्रश्न संख्या 24, अभ्यास 24 पढ़ो तुम लोग। तीन 24 ये आ गया, देखो किसी स्थिर लिफ्ट में जो ऊपर से खुली है, एक लिफ्ट है जो ऊपर से खुली है, देखो ये लिफ्ट है जो ऊपर से खुली है, ऐसे ये ऊपर से खुली हुई है, कुछ ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं लिफ्ट को, ये बना दिया ऐसे। ठीक, कोई बालक खड़ा है, इसमें कोई बालक खड़ा कर देता हूँ मैं, बालक खड़ा कर देता हूँ, है ना, तो ये बालक खड़ा हो गया, देखो ये रहा वो बालक। ठीक, लिफ्ट स्थिर है, वह अपने पूरे जोर से गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, जिसकी प्रारंभिक चाल जो है वो 49 मीटर प्रति सेकंड है। यह बालक कोई गेंद फेंक देता है ऊपर की तरफ, ये गेंद है जिसमें ऊपर की तरफ ये चाल देता है u, और u का मान कितना है 49 मीटर प्रति सेकंड, 49। जी का मान क्या लगाओगे, बताओ जी का मान क्या लगाओगे, जी का मान कुछ नहीं दे रखा तो 9.8 लगाओगे भाई जी का मान, देखो पक्की बात है, जी का मान कुछ दिया होता तो लगाते, अगर जी का मान कुछ दिया नहीं है तो 9.8 लगेगा। उसके हाथों में गेंद के वापस आने में कितना समय लगेगा। अभी क्या है, यह लिफ्ट स्थिर है, लिफ्ट कहाँ है, लिफ्ट स्थिर है, तो क्या लिख देते हैं, लिफ्ट स्थिर है। तो लिफ्ट स्थिर है तो लिफ्ट का होना ना होना बराबर है यार, क्या करना है इसमें, लिफ्ट का होना ना होना बराबर है, स्थिर है, तो क्या करें, कोई भी समीकरण गति का लगा लो, 3 समीकरण है तुम्हारे पास, मान लो गेंद ऊपर को फेंकी गई है, तो क्या करते हैं इसमें s ut माइनस हाफ GT² लगा देते हैं। यह विस्थापन है ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, यह वेग है ऊपर की तरफ धनात्मक और यह त्वरण है नीचे की तरफ ऋणात्मक, इस तरीके से लगा दिया इसको हमने। ठीक, विस्थापन शून्य है लो, क्योंकि गेंद बच्चे के हाथ में वापस आ गई है तो गेंद का विस्थापन शून्य हो गया। लो किससे फेंका था, 49 से फेंका था, कितने समय में ये घटना होगी, आ जाएगा 1/2, ये हो गया 9.8 T², लो ये T आ गया, देखो। ठीक, क्या करें अब इसका बराबर कर लेंगे इसको, इसमें ऐसे देखो ये 10 आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 4.9 हो जाएगा, ये आ गया T। एक T है 0, एक T है 10 सेकेंड। ठीक, यानी शून्य समय पे विस्थापन 0 है, यानी गेंद बच्चे के हाथ में ही तो है। ओके, उसके बाद गेंद ऊपर गई नीचे आ गई, 10 सेकंड बाद फिर गेंद बच्चे के हाथ में आ गई, विस्थापन फिर शून्य हो गया। तो कुल मिला के कितना समय लगा गेंद को आने जाने में, 10 सेकंड। इसका मतलब है कि गेंद 5 सेकंड तक ऊपर गई अधिकतम ऊंचाई पे
और 5 सेकंड में वापस आ गई। ठीक, अगर वायु का प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए तभी ये गणनाएं लागू होती हैं। ध्यान रखेंगे, वायु का प्रतिरोध नगण्य मानने पर ही होता है ये। ठीक, जिस चाल से बच्चा फेंकेगा ऊपर को उसी से वो नीचे आएगी, उसके हाथ में आ जाएगी। तो उसके हाथ में आई किससे? उससे हाथ के हाथ में 49 मीटर पर सेकंड से ही उसके हाथ में आई है। बात, कितनी ऊंचाई तक गेंद जाएगी जानना चाहते हो? कितनी ऊंचाई तक जाएगी? अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, ये लगा देंगे, देखो v² माइनस 2gh, ये अधिकतम ऊंचाई के लिए लग जाएगा। g नीचे की तरफ, u ऊपर की तरफ, g नीचे की तरफ माइनस में लगा रखा है, तो अंतिम चाल ऊपर की तरफ क्या हो गई? अधिकतम ऊंचाई पे 0। किससे फेंका है? 49 से। ये लो 2g, ये 2 गुना 9.8, लो ये भी निकाल दिया। देखो ये भी तो फटाफट हो गया काम। ये हो गया 19.6 h बराबर 49 गुना 49, ये आ गया h। अब इसे हल कर लो तुम, है ना। 49 गुना 49 और ये हो गया 19.6। ये लो, ठीक। 19.6 में एक नंबर है 4 वाला, 4.95 चौक 20, उससे कट जाएगा, फिर भाग हो जाएगा, हल हो गया, आ जाएगा। कितना आना चाहिए बताओ? ये 2500 बटे 20, 50 के आसपास, 50 के आसपास कितना आएगा? गुणा करें, भाग करें, हल करें, ये मीटर आ गया, ये आ गया। लो, हो गया, डन, शाबाश। अब इसके बाद ये दोनों बातें आ गई। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर, सोचने की बात है, अब बात सोचने की है, ये तो तुम जान ही गए, मेरे कोई खास बात नहीं है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू कर दे, अब लिफ्ट क्या हो रही है? देखो, लिफ्ट किससे जा रही है? ऊपर की तरफ। वी लिफ्ट, ये लिफ्ट का ऊपर की तरफ वेग लिख रहा हूँ या इसकी चाल लिख रहा हूँ, कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की तरफ है। और बच्चा फिर से गेंद फेंकता है, बिल्कुल इसी चाल से ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक, तो क्या इस समय पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इस समय पे कोई फर्क पड़ेगा? फिर से पूरे जोर से फेंकता है, कितनी देर में गेंद इसके हाथों में लौट आएगी? कितनी देर में आएगी? इस बार भाई गेंद लिफ्ट ऊपर को जा रही है। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए गेंद का विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम अगर मिला के देखें तो विस्थापन 0 है, तो बालक के सापेक्ष गेंद का विस्थापन 0 ही है। तो विस्थापन लगा देते हैं, विस्थापन S U। गेंद में चाल, ऊपर की तरफ गेंद में कितनी चाल आएगी? 49 बच्चे ने दी है, 5 लिफ्ट में है ऊपर की तरफ, तो कितनी आ गई? 49 + 5, ये आ गई गेंद में चाल। ठीक, ये रही, देखो ऐसे हो गया। अब इसके बाद -12 GT², ये गेंद है। ठीक, ये किसका है? ये गेंद का है। इसे क्या लिखते हैं? ये गेंद का हो गया, देखो। ठीक, अब यही S लिफ्ट का लिखते हैं, इसे S1 लिख लेते हैं, इसे S2 लिख लेते हैं। यही X लिफ्ट का लिखते हैं। लिफ्ट का कितना है ज़रा बताओ एक बार? लिफ्ट किससे जा रही है? 5T से ऊपर को जा रही है। लिफ्ट किससे जा रही है? 5T से। लिफ्ट तो जा रही है ऊपर को। ठीक, कुल मिला के विस्थापन 0 है। इसका मतलब S1 माइनस S2 ये फिर 0 है, क्योंकि विस्थापन तो है नहीं। बच्चे के हाथ के सापेक्ष देखा जाए तो बच्चे के हाथ में गेंद है, जब फेंक दिया फिर हाथ में आ गई, तो ये हो गया बच्चे के सापेक्ष विस्थापन, फिर 0 कर दिया। ये लो। ठीक, अब जब इसमें से इसे घटाओगे तो 5T कट जाएगा। ठीक, यानी अगर इसे करते हैं 0 तो कितना हो जाएगा? 49T माइनस ½ GT², ये फिर 0 हो गया। ये फिर वही समय आ गया 10 सेकंड। ये लो ऐसे। ठीक, यानी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक समान वेग से गतिमान है, तो
तो समय को प्रभावित नहीं करती। क्या इस ऊंचाई को प्रभावित करेगी? ज़रा बताना, सोच समझ के बताना ज़रा, क्या इस ऊंचाई को प्रभावित करेगी? क्या यह ऊंचाई जो है बदल जाएगी? ठीक, ये ऊंचाई बदल जाएगी, क्योंकि बच्चे ने जो गेंद फेंकी है यहाँ से, उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड जोड़कर फेंका गया है, तो अधिकतम ऊंचाई प्रारंभिक बिंदु से बदल जाएगी। ठीक, लेकिन क्या यह ऊंचाई बच्चे के सापेक्ष बदलेगी? नहीं, बच्चे के सापेक्ष नहीं बदलेगी, क्योंकि गेंद ऊपर जाएगी तो बच्चा भी लिफ्ट में ऊपर पहुंच जाएगा। तो बच्चे के सापेक्ष ऊंचाई नहीं बदलेगी अधिकतम, लेकिन प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष ऊंचाई बदल जाएगी, ज़्यादा जाएगी। ठीक, तो खैर बच्चे के सापेक्ष ऊंचाई यही रहेगी और प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चाल कितनी लगेगी? ये लगेगी, देखो ऊपर की तरफ। ठीक, तो ये बात भी जो की तो ही है, बच्चे के सापेक्ष देखा गया, बालक के सापेक्ष देखा गया, तो ये बात भी जो की तो ही है, यानी कुछ नहीं हुआ। बच्चे के सापेक्ष देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ, लिफ्ट को ऊपर 5 मीटर प्रति सेकंड चला लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही टाइम आ गया, वही बच्चे के सापेक्ष जो है ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई। बात पूरी हुई? ओके। तो कुल मिला के एक अच्छा प्रश्न था। ठीक, वापस आ गए अगले सवाल पे। अगला सवाल है 25 नंबर का सवाल, 3-25। ठीक, यहाँ पर कहता है कि क्षैतिज में गतिमान कोई लंबा पट्टा, एक लंबा पट्टा है, क्षैतिज में गतिमान एक लंबा पट्टा है, ये है लंबा पट्टा। ये दरअसल एक बेल्ट होती है जो कभी कभी इंसानों को इधर से उधर ले जाने के काम आती है। आपने इस बेल्ट को कहीं गन्ना मिल में देखा होगा तो देखा होगा, आपने इस बेल्ट को कहीं गन्ना मिल में देखा होगा, पक्की बात है, क्योंकि गन्ना मिल में होती है, इसके ऊपर गन्ने डालते रहते हैं, आगे बढ़ती रहती है। ठीक, अब ये जो बेल्ट है आगे की दिशा में, ये गतिमान है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी जो ये बेल्ट है ये कहीं चढ़ी हुई है किसी पुली पे, ये चल रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? बेल्ट की चाल एलो। ठीक, एक बालक इस पट्टे के सापेक्ष 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कभी आगे कभी पीछे अपने माता पिता के बीच में दौड़ रहा है। अब ये मान लीजिए ये है पिता, यहाँ लिख देते हैं पिता, ये पिता है देखो, और ये है इनकी माता, और ये जो बालक है ये इनके बीच में दौड़ रहा है। ये है बालक, पट्टे के सापेक्ष ये इधर दौड़े चाहे इधर दौड़े, ठीक, ये है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। पट्टे के ऊपर जो बालक की चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, माता व पिता के बीच की दूरी 50 मीटर है, यानी माता और पिता के बीच की दूरी देखें तो ये पट्टे पर नापी जाएगी। ये कितनी है? ये है s, ये है 50 मीटर। माता और पिता के बीच की ये दूरी है। ये ऐसा कुछ हो रहा है, मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, कभी माँ के पास जाता है, कभी पिता के पास जाता है, और माता पिता बेल्ट पर हैं, बेल्ट आगे को जा रही है, यानी बच्चा भी आगे को जा रहा है, माँ भी आगे को जा रही है, बेल्ट के साथ साथ पिता भी आगे को चल रहा है, तो कुल मिला के गति आगे को हो रही है, बच्चा अपना खेल रहा है। ठीक है, अब पहला सवाल है, पट्टे की गति की दिशा में दौड़ रहे बालक की चाल किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेषक के लिए, यानी ये चीज़ चल रही है, यहाँ ये प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म है,
और यहाँ पर कोई प्रेषक है। प्रेषक जो है वो विराम अवस्था में है, यानी कोई व्यक्ति मतलब खड़ा होकर देख रहा है, ये प्रेषक है। ठीक, प्रेषक क्या देख रहा है कि बच्चे की चाल कितनी है गति की दिशा में जब बच्चा दौड़ रहा है। तो बात सरल हो गई, पहले में आ गया कितना, 9 + 4 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहला उत्तर है, देख लो, पक्का कर लो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बच्चा गति की दिशा में दौड़ रहा है आगे की तरफ, ठीक, तो बच्चे का विस्थापन अगर प्रेषक के सापेक्ष देखा जाए तो लिफ्ट के कारण कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगा। और लिफ्ट के ऊपर बच्चा दौड़ रहा है तो और विस्थापन कितना होगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगा। तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा प्रेषक के सापेक्ष, 13 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो जाएगा। ठीक, यानी लिफ्ट के ऊपर बच्चा 9 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहा है तो वो तो चलेगा ही लिफ्ट पे, और लिफ्ट और आगे चल जाएगी तो कितना हो गया, 13 हो गया। विस्थापन लगा लें तो आसानी से मिल जाएगा। विस्थापन के बारे में विचार कर लें, भाई विस्थापन कितना होगा छोटे से समय डेल्टा टी में, तो क्या हो गया, विस्थापन कितना हो गया, बालक का पट्टे की गति की दिशा में विस्थापन, इसे मान लेते हैं डेल्टा एस, ये हो जाएगा 4t और 9t। कोई भी समय है अगर हमारे पास, ये हो जाएगा t, तो डेल्टा एस बाई टी क्या हो जाएगी, कुल चाल बन जाएगी, ये बन गई 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, प्रति घंटे में आ जाएगी, हो गया पहला उत्तर। दूसरा उत्तर देखते हैं क्या कहता है। पट्टे की गति की दिशा के विपरीत दौड़ रहे बालक की चाल, पट्टे की गति की दिशा के विपरीत दौड़ता है। ठीक, तो पट्टे की गति की दिशा के विपरीत जो विस्थापन है वो पीछे की तरफ पट्टे पर वो 9 है और आगे की तरफ 4 है। तो इसमें क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसका उत्तर क्या लिख देंगे, 9 - 4, ये हो गया 5। क्यों? क्योंकि बालक कितना दौड़ेगा पीछे, 9 दौड़ेगा। अब मान लीजिए बालक ज़्यादा दौड़ गया, लिफ्ट इसको आगे आगे ले गया, ये देखो पीछे की तरफ आ गया 5। ठीक, तो यानी यहाँ क्या कर देंगे, ये तो हो गया ए का उत्तर, है ना। अब बी का उत्तर लिख के देता हूँ, देखो बी का उत्तर कैसा हो गया, डेल्टा एस -9t + 4t, ये हो गया -9t। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ दौड़ रहा है बच्चा। तो कितना हो गया, ये आ गई डेल्टा एस बाई टी -5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया। तो कितना उत्तर आ रहा है अगर देखा जाए, 5 विपरीत दिशा में आ रहा है, क्योंकि माइनस आ गया ना, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में। ठीक, 5 किलोमीटर प्रति घंटा पट्टे की गति की दिशा की विपरीत दिशा में। ठीक, तो क्या लिख देंगे, विपरीत दिशा में। यानी अब ये बच्चा इसको पीछे की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं सी में। ठीक, क्या कह रहा है सी में, बच्चे द्वारा ए व बी में लिया गया समय यदि बालक की गति का प्रेक्षण उसके माता पिता या करें तो कौन सा उत्तर बदल जाएगा। समय नहीं बदला करता। पिता से माता तक जाने का समय, ये हो गया समय, ये हो गया टी, ये हो गया कितनी दूर है 50, और किस चाल से भाग रहा है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितनी बन जाएगी, अगर इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लूँ, इस किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर में बदल लूँ तो 9 5/18, ये बन जाएगी, देखो 5/2, 2 बार कट जाएगा, ये होगी 2.5 मीटर पर सेकंड, ये बन जाएगी। और 50 मीटर चलना है तो 2.5, ये हो गया 20 सेकंड। तो 20 सेकंड का समय लेगा बच्चा माता से पिता को जाने में या पिता से माता को जाने में। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बच्चे की चाल है वो कितनी है 9, और जो विस्थापन इसने तय करना है, जो दूरी ये तय करेगा वो भी पट्टे के ऊपर है। तो प्रेषक के सापेक्ष ये पट्टा या ज़मीन के सापेक्ष ये पट्टा किस चाल से चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विस्थापन पट्टे पर है, पट्टे के सापेक्ष है, और बच्चे की चाल भी पट्टे के ही सापेक्ष है। तो सीधा हो गया विस्थापन बटे
चाल, ठीक, या दूरी बटे चाल। तो 20 सेकंड में बच्चा माता से पिता और पिता से माता की तरफ दौड़ेगा। और यह समय इस प्रेषक के लिए भी उतना ही होगा, इस प्रेषक के लिए भी ये समान ही होगा, ठीक, क्योंकि समय बदलेगा नहीं। फिर ये था प्रश्न नंबर 25। चलिए पढ़ लीजिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 26 पढ़ लीजिए। ठीक, कैसे करना है जरा देखें एक बार। 3:26 किसी 200 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान के किनारे से दो पत्थरों को एक साथ ऊपर की तरफ फेंका गया। अब ये मान लीजिए कोई चट्टान है, देखो ये जो चट्टान है ये कुछ इस तरीके से बना लिया है, ये लो, ये हो गया पृथ्वी तल, ऐसे, और ये चट्टान की हो गई ऊंचाई 200 मीटर, और ये हो गया पत्थर नंबर 1 और ये हो गया पत्थर नंबर 2। ठीक, इस पत्थर को क्या बोलते हैं, ये हो गया पत्थर A, ये हो गया पत्थर B, ऐसे, ये देखो दोनों पत्थर हैं ऐसे। ठीक, एक को चाल दी गई 15, एक को दी गई 30, तो यानी इसको कोई चाल देते हैं UA ऊपर की तरफ, इसको देते हैं UB। तो UA और UB का मान बता रखा है। UA को क्या मान लें, बताओ UA को क्या मान लें। चलो मान लो UA को 15 मीटर प्रति सेकंड मान लें और UB को मान लें 30 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा है। और जो गुरुत्व त्वरण है वो तुम्हें पता ही है, गुरुत्व त्वरण में तो कुछ खास बात नहीं है, या तो दे रखा होगा 10 दे रखा है। देखो G का मान कितना दिया है, 10 दिया है, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ठीक, जहाँ से फेंका गया है यहाँ पर आपको कुछ मानना होगा, एक निर्देशांक का सिस्टम मानना होगा। मान लीजिए मैं मान लूँ यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ये निर्देशांक सिस्टम है, ये है x अक्ष और ये ऊपर को कौन सा अक्ष मान लूँ, y अक्ष। ये तो मानना ही चाहिए, ये तो हमेशा याद रखना चाहिए भाई, कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सदिश राशियाँ हैं, वेग है, चाल वगैरह हम कहते ही तो हैं, है तो सदिश राशियाँ। ये 0 0 हो गया, देखो ऐसे। ठीक, तो अगर किसी भी पत्थर का विस्थापन देखा जाए ज़मीन तक गिरने में, मान लो कोई भी पत्थर जाए और ज़मीन तक गिरे, तो विस्थापन जो है -200 है। A और B का विस्थापन दोनों का, यहाँ से चलें और नीचे गिर जाएं तो -200 है, ज़मीन पे गिरेंगे। ठीक, ये बात हो गई पक्की। वायु का प्रतिरोध जो है नगण्य मानिए, कह रहा है समीकरण बताइए कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे होंगे, किस समीकरण के अनुसार क्या क्या होने वाला है। ठीक,
कह रहा पत्थरों के बीच की जो दूरी है, पत्थरों की आपेक्षिक स्थिति है, आपेक्षिक स्थिति यानी पत्थरों के बीच का जो विस्थापन है। अब मान लीजिए मैं पहला विस्थापन ए पे लिखता हूँ, ए की स्थिति लिखता हूँ, ए की स्थिति को मैं आर ए लिखता हूँ। ऊपर की तरफ क्या मानता हूँ, धनात्मक, और नीचे की तरफ क्या मानता हूँ, ऋणात्मक। तो आर ए को मैं लिखता हूँ 15t माइनस 10t स्क्वायर, ये आर ए है। किसी भी समय पे ये एक ही स्थिति बता देगा मुझे, जो भी टाइम में रखूँगा मुझे पता चलता जाएगा, बशर्ते इसमें कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि भाई यहाँ ना गिर गया हो कहीं। यानी ये समीकरण कब तक लागू होगा, जब तक ये पत्थर ए यहाँ ना गिरे तब तक ये लागू रहेगा। उसके बाद ये समीकरण कब तक लागू रहेगा, अगर मैं इसका पता लगाऊं तो मैं क्या करता हूं कि पत्थर को, कम चाल वाले पत्थर को, क्योंकि ये तो बात समझने की है भाई, जिसकी कम चाल है ऊपर को वो पहले गिर जाएगा आगे नीचे, तो मैं क्या करता हूँ 15 वाला ही तो है, तो 15 वाले को यहाँ गिराने में देखता हूँ कितना समय लगता है। इसे पहले फाइनल कर लेता हूँ मैं, तो कितना समय लगेगा। आर ए कितना है, -200, नीचे की तरफ माइनस है तो -200 लगा दिया। देखो 15t माइनस 5t स्क्वायर, ये एक द्विघात का समीकरण बन गया बच्चों, कुछ इस तरीके से बन गया ये। जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि तुम इसे हल कर लोगे फटाक से। तुम सबसे पहले क्या करोगे, इसे हल करोगे। तुम कैसे करोगे बताओ, तुम क्या करोगे, 5 कॉमन ले लोगे, 5 कॉमन ले लोगे, ये लो। अब तुम क्या करोगे, अब तुम इसके गुणनखंड करोगे, 8 पंजे 40, 8 और 5 क्या करोगे, 8 पंजे 40, 8t प्लस 5t माइनस 40, 0। अब देखो तुम t कॉमन लोगे, t माइनस 8, फिर तुम 5 कॉमन लोगे, t माइनस 8, ये तुम फटाफट हल कर दोगे। एक t का मान 8 आएगा, एक t का मान -5 आएगा। माइनस में समय हुआ नहीं करता, तुम्हें भी पता है, इसे काट दोगे तुम, ये हो गया समय। तो ये जो ग्राफ है बच्चों, ये कहाँ से कहाँ तक लागू होगा, 0 से t से 8 तक ये लागू होगा। ऐसे ये समीकरण इस समय पे लागू होगा, क्योंकि 8 सेकंड में वो पत्थर नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा। ठीक, खैर इसे हटा दो, तो तुमने निकाल लिया, ये तो कोई बात नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पता लगा लिया। अब चलिए, अब देखते हैं बी की जो स्थिति है वो क्या कहती है। बी की स्थिति पर विचार करते हैं। ये जो बी है, ये 30 से फेंका गया, ये कब गिरेगा। अब देखते हैं ये बी कब गिरेगा। अब बी की बात करते हैं। अब आर बी लिख देते हैं, तो बड़ी आसान सी बात हो गई सर, अब तो पता लग गया, अब तो हम लोग कर देंगे फटाफट। देखो ये बी की स्थिति है, ये लो, ये भी -200 करके देखो, पता लगेगा कितनी देर में गिरेगा। (5t² माइनस 30t माइनस 200 बराबर 0। इसमें से भी 5 हटा लो, t² माइनस 6t माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं, पता लगाओ जरा, गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो गुणनखंड करके देखो, इसके हो रहे हैं नहीं। 8 पंजे 40, 10 चौक 40 है ना, हो गया यार, क्यों चिंता करते हो। -10t प्लस 4t माइनस 40 0। लो यहाँ से t का मान आ गया 10 और एक t का मान आ गया -4, ये मान कट गया, ये t का मान आ गया। लो, यानी यह समीकरण बच्चों 0 से t से 10 सेकंड तक लागू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 सेकंड में गिर जाएगा वो नीचे। ये भी आ गया। लो, बात हो गई पक्की, बात हो गई समझ में। ठीक, अब आया आपेक्षिक स्थिति या सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति कब तक काम करेगी, देखो ये समीकरण कब तक है, 8 तक, ये कब तक है, 10 तक। तो 0 से 8 सेकंड तक ये स्थिति काम करेगी। 8 सेकंड के बाद ये तो गिर जाएगा, ये अकेला चलता रहेगा 2 सेकंड तक। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखो सापेक्ष स्थिति, सापेक्ष स्थिति में यानी दोनों के बीच का जो विस्थापन है वो क्या है। तो डेल्टा आर हो गया। लो, क्या कर लूँ, आर बी माइनस आर ए कर लेता हूँ। कितना बचेगा, देखो इसमें से इसे घटाओ, ये बचेगा 15t बस, ये रहा। कब तक,
ये कब तक लागू है, ये कब तक लागू है बताओ, 0 से t से ये 8 सेकंड तक लागू है बस, क्योंकि 8 सेकंड तक दोनों हवा में उड़ते रहे तो उनके बीच में ये डिस्टेंस बना रहा, उनके बीच में ये विस्थापन बना रहा। अब इसके बाद कौन सा ग्राफ लागू है, कह रहा जी ये लागू है, क्योंकि ये तो चलता रहा भाई, ये तो 10 सेकंड तक चला, इसमें क्या है, ये तो लगेगा। तो इसके बाद ई डेल्टा आर क्या बन गया, डेल्टा आर आगे क्या बन गया, ये लगेगा 30t माइनस 1/2 10t²। ये कब से कब तक लागू करना है, ये करना है 8 से t से 10 तक। ये वाली चीज़ें देखो, ये चीज़ लागू करनी है। तो यानी जब तक दोनों चलते रहे तब तक दोनों के बीच का विस्थापन ये रहा, ये रहा, और जब ये गिर गया फिर 8 सेकंड के बाद वो अकेला चलता रहा, कौन सा, बी वाला, और फिर ये लागू रहा। ठीक, तो अब इसके अनुसार और इसके अनुसार आपको ये दो समीकरण बताने थे बस बच्चों, यही तुम्हारा उत्तर है। ये लो, ये तुम्हारा उत्तर है। लो, लग गया पता, सीधी बात है। अब ग्राफ बनाएं, ग्राफ तो बना हुआ है किताब में भी, फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो बता देते हैं, ग्राफ बना देते हैं, देखो कितना आसान हो जाएगा ग्राफ बनाना। आठ सेकंड तक सरल रेखा बनती रही, क्योंकि 15t है और 15 8 120 है, तो बना दिया। देखो यहाँ बनाऊंगा इसको मैं, अब देखो कितना आसानी से बन जाएगा। ये है डेल्टा आर और ये है समय। इसमें मैंने पहले समय काट लिया 8 सेकंड, ये लो, फिर थोड़ा और काट लिया 10 सेकंड, ये लो। ठीक, 8 सेकंड तक ये नियम लागू रहा। तो इसमें 8 सेकंड लगा दूँ, 0 लगा दूँ पहले 0, और 8 लगा दूँ तो 15 8 120 120 120 120, तो ये आ गया। देखो लो, ये हो गया 120 मीटर हो गया, ये मीटर में हो गया लो, और ये हो गई सीधी रेखा, ये लो। यानी ये ग्राफ तुम्हारा लागू हो गया, ये वाला। आगे अब ये लगाना है तुम्हें, अब ये 120 के बाद लगेगा। अब ये कैसा होगा तुम जानते हो क्या है, इसमें वैल्यू रख के देख लो। ये परवलय है, कैसा परवलय है, ये ऐसा परवलय है, ये वाला। ठीक, यूँ खुलता है जो, तो यहाँ से परवलय गिरा दो, ये लो, या मान रख लो, इसमें 8 रख लो, 9 रख लो, 10 रख लो। ठीक, 8 रख लो, 9 रख लो, 10 रख लो, 3 मान इसमें रख लो, 3 बिंदु आएंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये बन गया ग्राफ। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समीकरण है ये वाला ना 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 ना, वो ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समीकरण है वो ये है। ठीक, स्थिति का दोनों के बीच में कितना विस्थापन है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो कैसे पहुँचे, समझ में आ गई बात। समीकरण लिखे स्थिति के, विस्थापन के, जो भी गति है, साधारण दा ut माइनस हाफ GT² तो होता है यार, वो झंझट पालना ज़्यादा, सीधा हो गया बिल्कुल। चलो हाँ चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे बच्चों। तीन 27, हा 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 हा, 27 नंबर आ गया सर जी, 27 नंबर आ गया। किसी निश्चित दिशा में अनुदिश चल रहे, निश्चित दिशा के अनुदिश, एक ही दिशा में किसी कण की चाल का समय के साथ कोई ग्राफ है, आरेख है, 28 नंबर के चित्र में है, बना दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं। कण द्वारा 0 से 10, 2 से 6 के बीच तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल तो बढ़िया है यार, टेक्निकल, एक इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, इसमें टेक्निकल पॉइंट है जो अक्सर हमसे छूट जाता है। कक्षा 9 का इसमें एक सूत्र लगेगा,
कक्षा 9 वाला, कक्षा 9 का मान लो या 10 का मान लो। ठीक, चलिए ग्राफ क्या बताया ज़रा देखें। चाल, यहाँ कौन आया, यहाँ कौन आया, यहाँ कौन आया, यहाँ आई चाल, ये है चाल। लो भाई ये चाल हो गई, यानी ये v है, क्या कह रहा है इसको, ये चाल बताई गई। और किस में आई है, मीटर प्रति घंटा, नहीं सेकंड है बाबू, सेकंड है 12, ये 12 है, 12 मीटर पर सेकंड तक अधिकतम चाल है। और यहाँ एक त्रिभुज है 10 सेकंड वाला त्रिभुज, ये देखो ये 5 सेकंड, ये सेकंड, तो ये कुछ त्रिभुज इस तरीके से बना रखा है इन्होंने, ये ऐसा त्रिभुज है, ये लो भाई, ये ग्राफ है भाई, ये ग्राफ है, ये 5 सेकंड का समय है, ये 10 सेकंड का समय है, और ये समय t है, और ये सेकंड में है। ठीक, ये ग्राफ है। इसमें कह रहा है दूरी बताओ यार, दूरी कर्ण द्वारा 0 से 10 सेकंड तक, पहला उत्तर है 0 से 10 सेकंड तक, t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड तक कण द्वारा तय की गई दूरी, कण द्वारा तय की गई दूरी। तो बात यहाँ देखिए क्या है, विस्थापन नहीं पूछा, दूरी पूछी और चाल बता रखी है, तो कोई खास मसला नहीं है, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ नहीं है और चाल ऋणात्मक होती भी नहीं है, एक चाल का ग्राफ कभी नीचे आता भी नहीं है। ठीक, तो कुल मिला के हम मान लें एक ही दिशा है, एक ही दिशा में चल रहा है, चाल बढ़ रही है, तो मान लेते हैं एक ही दिशा में ये वेग बढ़ रहा है, ऐसा भी मान लेते हैं। तो वेग समय ग्राफ भी ऐसा ही है, वेग समय ग्राफ भी इसका ऐसा ही होगा, क्योंकि चाल समय ग्राफ से हमें कुछ नहीं मिलता, एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल और वेग फिर एक ही जैसे हो गए, क्योंकि फिर दिशा बदल नहीं रही, वापस आ नहीं रहा, माइनस में गया नहीं, सीधी बात है। तो ये ग्राफ किस पे मान लिया जाएगा, एक ही दिशा में चल रहा है तो वेग पे मान लिया जाएगा, वेग समय मान लेंगे। इसमें जो दूरी होगी वही विस्थापन होगा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है। दूरी विस्थापन में दिक्कत तो तब आती है जब कोई आए और जाए, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो 10 सेकंड तक कितना विस्थापन होगा या दूरी होगी, तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, S 1/2, इसका आधार है 10, इसकी ऊंचाई है 12, ये हो गई 60 मीटर। देखो जरा एक बार चेक करो सही है कि नहीं, मेरा उत्तर हो गया। चलिए ये तो ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं, बी में देते हैं। बी में जो समय है वो कितना है, 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच, t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 6 सेकंड के बीच। अब इसे दूरी कह लो तुम या विस्थापन कह लो, एक ही बात है। 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच, अब 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच जो क्षेत्रफल बनेगा वह हमको निकालना होगा। अब यहाँ देखो ये 5 है, तो ये क्या हो गया, ये 2 के आसपास यहाँ पड़ेगा मामला, ये 2 सेकंड पड़ेगा, ये रहा 2 सेकंड। 6 सेकंड 5 के पास ही पड़ेगा, ये 6 सेकंड पड़ेगा ऐसे। तो कुल मिला के हमारे पास ये क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल ये है, इधर कुछ ये चतुर्भुज सा दिख रहा है मेरे को, तो भाई चतुर्भुज सा है ये, देखो ये रहा, ये एक चतुर्भुज तो ये है, और एक चतुर्भुज कुछ ये भी है, देखो ये भी है कुछ समलंब चतुर्भुज ये है, देखो। तो कुल मिला के ये 2 क्षेत्रफल हमें निकालने पड़ेंगे, यानी जोड़ना पड़ेगा, 2 से 5, 5 से 6। तो कुल मिला के ये उत्तर क्या होगा, S 2 से 5 और S 5 से 6, ये 2 क्षेत्रफल हमें निकालने पड़ेंगे। चलिए अब निकाल लेते हैं इनको, निकाल के रख लेंगे यार, क्या दिक्कत आ गई। पहला क्षेत्रफल है 2 से 5 निकालते हैं, S 2 से 5 ये वाला निकालते हैं पहले। अब देखो लंब भुजा की लंबाई कितनी है, 1/2 और ये होती है 3, तो ये 3 हो गई, ये है ऊंचाई। ये जो ऊंचाई मानी जाती है इनका योग लगाना है, टोटल लगाना है। तो ये ऊंचाई तो है मेरे पास, देखो ये पूरी 12 है, प्लस मेरे पास ये नहीं है, ये वाली कितनी होगी ज़रा बताओ। ठीक, क्या करते हैं, समरूप त्रिभुज लगा देते हैं। देख ये कितना है 12 और ये कितना है 5, ये आधार है, ऊंचाई बटे आधार, इसकी ऊंचाई क्या मान लूँ h,
इसका आधार क्या है 2। ये लो भैया, कितना आ गया बताओ बताओ। ऐसा आ गया 24/5। ये कितना हो गया, ये हो गया 24/5। यहाँ तक ये वाली चीज़ लगा नहीं लगा 9वीं कक्षा का फार्मूला। हाँ, तो लिख दो 24/5। ये आ गया, हल कर दो, कोई टेंशन नहीं है। 12 पंजे 60 और 24 84। ये हो गया 84/5। ठीक, अब 2 से काट सकते हैं, कितना होगा ये हो गया 42 गुना 3/5। कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126/5। हमसे कोई गलती ना हो जाए, ये हो गया 126/5। यानी जो पहले वाला है वो आया 126/5 प्लस दूसरे वाला वैसे निकल जाएगा। चलो दूसरे वाला निकालते हैं। देखो 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 देखो, अब कौन सा निकालेंगे, अब निकालेंगे 5 से 6। सर ये तो मैं निकाल दूंगा सर। निकाल लो फिर, तुम निकाल लो ना, फटाफट निकाल के आंसर बताओ। 5 से 6, ये हो गया 5 से 6। फिर वही बात आ गई 1/2। 5 और 6 के बीच के लंबवत दूरी क्या है, 1 है। और ये ऊंचाई कितनी है 12, ये जोड़नी पड़ेगी ये वाली। इसे फिर यहीं से निकाल देंगे, लो फिर लगा देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। कौन कौन से त्रिभुज लगेंगे ज़रा बताओ। देखो, एक त्रिभुज ये है, एक ये है, ये लग जाएंगे। तो 12/5, ये 12, ये 5। इसे क्या मान लूँ, इसे मान लेता हूँ h बटे ये क्या है, ये कितना है, ये 4 है, ये 10 है, ये 6 है, तो 4 हो गया। लो फिर आ गया h आ गया 48/5। यहाँ लिख दूंगा 48/5। लो ये भी निकल गया। बड़ा बढ़िया सवाल है, मतलब मज़ेदार है। 12 पंजे 60 और 48, 108। ये हो गया 108/5। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 54/5। लो हो गया, जोड़ दो, इसमें क्या दिक्कत है। ये लो 54/5 हो गया। 54/5 कुल कितना बन गया, 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 1 8। ये लो बस 1/5 कितना हो रहा है बताओ, कितना हो रहा है, 180/5 कितना हो रहा है बताओ। मेरे ख्याल से ये 36 हो रहा होगा, 36। काट लो, 5 या 15, 5 36, ये हो गया 36 मीटर आ गया। तो कुल मिला के 9वीं कक्षा का गणित ठीक हो गया। चलिए अब बचा एक और सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक, आखिरी सवाल 3/28। कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन, समझदारी पर आधारित प्रश्न है ये। कहता जी एक विमीय गति कण का वेग समय ग्राफ हम आपको बता देते हैं। अब वेग समय ग्राफ बता देते हैं भैया पहले, सबसे पहले तो बाकी बात तो बाद में होगी। ये है वेग v और ये है समय, और ये ग्राफ कैसा है बच्चे, ये ग्राफ है कुछ इस तरह का। और ये जो है यहाँ आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा,
ये जो समय है ये t2 है और यहाँ पे कोई समय है ये t1 है। ये लो, ये ग्राफ है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वो मैं लिख के दूंगा आपको, ठीक। x पहला प्रश्न है, t1 t2 समय अंतराल की अवधि में कण की गति का कौन से सूत्र सही है, कौन से सूत्र सही है ये पूछ रहा है। तो कह रहा है विस्थापन जो है अगर निकाला जाए, एक लिखा हुआ है इन्होंने x t2 यानी x2 मान लेते हैं, x1 प्लस v t1 t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 माइनस t1 का स्क्वायर। एक तो ये है, ए क्या पता नहीं, ए क्या है, वी क्या है, कोई चाल होगी वी, जानकारी नहीं है इसके बारे में। दूसरा ये पहला है ना, इसको देखो इन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये लो ऐसे। दूसरा पकड़ते हैं क्या कहता है दूसरा ना, दूसरे में कह रहा है v2 v1 प्लस a t2 माइनस t1, ये भी है। v एवरेज, v औसत ऐसे लिखूंगा, देखो मैं ऐसे लिख दूंगा v औसत, t1 से t2 तक जाने में है ये मामला, है ना। v औसत जो है x2 माइनस x1 बट t2 माइनस t1, ये भी है। नंबर 4 में क्या लिखा है, a एवरेज यानी त्वरण है औसत, औसत त्वरण में क्या लिखा हुआ है v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। इसके बाद कुछ और लिखा हुआ है 5 नंबर में, बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, बहुत सारे, x2 x1 प्लस v औसत और गुणा है इसके साथ t2 माइनस t1 और 1/2 a औसत और यहाँ गुणा में है t2 माइनस t1 का वर्ग, ये है। तो ये 5 तो ये हैं, देखो एक छठा और है, छठा भी है, देखो छठा भी है, देखो छठा भी है, छठा भी लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। छठा जो ऑप्शन है वो क्या है ज़रा देखें एक बार, छठा ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 बराबर t अक्ष तथा दिखाई गई बिंदुगत रेखाओं के बीच दर्शाए गए वक्र के अंदर आने वाला क्षेत्रफल, ठीक। यानी इसके अंदर जो क्षेत्रफल आता है ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, ठीक। यानी क्षेत्रफल t1 व t2 के अंतर्गत, ये लो। अब बताओ क्या क्या सही हो सकता है, चलो बताओ क्या क्या बात ठीक हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ग्राफ की आकृति क्या है, ये ग्राफ कैसा है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम त्वरण के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तात्क्षणिक त्वरण कितना है हमें नहीं पता, तात्क्षणिक वेग कितना है वो ग्राफ पे जगह 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 सही रहा है, उसका मान कितना है कुछ नहीं पता इसमें। t1 पर कोई वेग है v1 और t2 पर कोई वेग है v2, ये तो बात जाहिर है, ये प्रश्न में दे रखा है। यहाँ जो कण की स्थिति है वो है x1 और यहाँ जो कण की स्थिति है वो है x2, ऐसे। ये भी बात सही है क्योंकि चल रहा है तो कोई ना कोई स्थिति जरूर बनेगी। तो कण का विस्थापन पता हो सकता है, कण का जो विस्थापन है वो पता हो सकता है और इस तरह के ग्राफ से औसत वेग मिल सकता है, बाकी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिल सकती। औसत वेग कहाँ होगा, देखो ये रहा औसत वेग, यानी विस्थापन बटे समय, ये सही है। अब ये v क्या है, v a t1 माइनस t2, ये सरल रेखा का ग्राफ होता है, ये सरल रेखा होती है, तुम्हें पता है
ये v इक्वल टू यू प्लस AT जो है सरल रेखा में होता है तो लागू नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है वेग की समय पर निर्भरता सरल रेखा में नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब x ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या ये चीज़ लागू हो सकती है? ये भी सरल रेखा के लिए होती है। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर जो है अचर त्वरण के लिए होता है। अगर त्वरण का मान अचर हो, a जो है अगर अचर हो, तो ये मान अगर अचर है यदि a जो है वो अचर है तो ये काम करती है चीज़। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में किसका है वो समीकरण? अचर त्वरण का। तो यहाँ त्वरण तो अचर है ही नहीं, देखो कैसे कैसे वेग बढ़ रहा है। पहले क्या है, वेग बढ़ रहा है तेजी से, ठीक, उसके बाद घट रहा है वेग, वेग जो है का बदलना घट रहा है। पहले वेग परिवर्तन बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा है, यहाँ पे देखें तो त्वरण का मान बढ़ रहा है, यहाँ पे त्वरण का मान घट रहा है। त्वरण है तो धनात्मक, त्वरण है तो धनात्मक, क्योंकि वेग और समय के बीच जो कोण बनेगा, ढलान बनेगा, यानी कोई डेल्टा v बाई डेल्टा t बनाना चाहें तो है तो धनात्मक, लेकिन पहले बढ़ रहा है a का मान फिर घट रहा है, तो इसका मतलब a अचर नहीं है, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला समीकरण भी लागू नहीं होगा। इसके बाद औसत त्वरण, ये सही बात है, वेग परिवर्तन कितना हुआ, समय अंतराल कितना है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। औसत त्वरण मिल जाएगा, ये लो, ये सही है भाई। औसत पे तो बातें लागू हो जाती हैं, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब सिंपल सी बात है। इसके बाद ये x2 x1 v औसत a औसत, क्या ये बात लागू हो जाएगी? ये कोई समीकरण नहीं है जो लागू हो जाए, ये कोई समीकरण नहीं है, क्योंकि v औसत लगा दें समय, a औसत लगा दें समय, ऐसे कोई विस्थापन नहीं मिला करता, ये कोई समीकरण नहीं है, ठीक। ये बस लिख दिया, यानी ये मान लें कि अचर त्वरण है तो औसत हो जाएगा, वेग है तो औसत हो जाएगा, कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है, ठीक। कुल मिला के ये भी ऐसा समीकरण है जो अचर त्वरण पर लागू हो सकता है, बाकी कुछ पता नहीं है, कहीं नहीं लगता ये, ठीक। तो कुल मिला के ये भी गया, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, अगर ये वेग समय ग्राफ है, t1 से t2 के बीच में अगर कोई क्षेत्रफल है तो ये हम जानते हैं कि यह क्षेत्रफल विस्थापन बताता है। ये बात बिल्कुल सही है। विस्थापन क्या होगा? x2 माइनस x1 ही होगा, ये भी सही बात है, ये भी तुम जानते हो। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो अलग बात है, या क्षेत्रफल निकालने का कोई तरीका नहीं, कैसा आरेख है हमें नहीं पता, लेकिन हम ये कह सकते हैं भाई क्षेत्रफल जो भी होगा वो विस्थापन होता है, ठीक, विस्थापन के बराबर होता है। तो कुल मिला के ये अंतिम जो सवाल है, यानी ग्राफ से जानकारी तभी मिल सकती है, तत्काल वेग, तत्काल त्वरण वगैरह की जानकारी तभी मिल सकती है जब ये बताया जाए कि ग्राफ कैसा है। ग्राफ सरल रेखा है, ठीक, सामान्यतः सरल रेखा में ये जानकारियाँ मिल जाती हैं। या फिर ये बताया जाए ग्राफ परवलयाकार है तो उसका समीकरण बताया जाए, भाई परवलयाकार ग्राफ है तो समीकरण बताओ, तब पता लगाएंगे हम। ऐसे कोई भी आरेख बना देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, तत्काल के बारे में जानकारी, चीज़ों के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती, उनका संबंध हम बना नहीं सकते, ठीक। घटना बढ़ना बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे त्वरण बढ़ रहा है, यहाँ पे त्वरण घट रहा है, ये चीज़ें बता सकते हैं। अब इसके बाद ये था 28 नंबर का प्रश्न, 3.28 की जांच होगी। चलिए देखते हैं 3.28 में क्या क्या कहता है, उसके बाद जो है इस चैप्टर का कार्य हमारा निपट जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा सही है, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा नहीं छठा है ना, हाँ छठा, तीसरा, चौथा और छठा ये सही हैं, पहला, दूसरा, पांचवा ये गलत है, ठीक हो गया।